जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 और इसमें हमारी एग्जाम्प्टोटिक नोटेशन ही चल रही है, लेकिन उसमें साथ हमारे पास एक नया टॉपिक भी है। और रिकर्जन के हवाले से एग्जाम्प्टोटिक नोटेशन में हम बात करेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में, सॉरी बिग ओमेगा के बारे में, ओमेगा नोटेशन के बारे में। और नई जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्जन। तो आइए स्टूडेंट इनके बारे में बात करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज करना चाहूंगा। हमें दो चीजों को जेन में रखना है। नंबर 1 अपर बाउंड एंड नंबर 2 लोअर बाउंड। स्टूडेंट्स, जब भी हम अपने एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को कंप्यूट करना चाहेंगे, इन दो चीजों को लाजमी तौर पे जेन में रखना पड़ेगा। ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या चीज है स्टूडेंट? आपका एल्गोरिदम मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, स्पेशली एग्जीक्यूशन टाइम यानी रनिंग टाइम की बात करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगा रहा है, ये हमारा अपर बाउंड है। और लोअर बाउंड, हमारा एल्गोरिदम मिनिमम रिसोर्सेज को कितना यूटिलाइज कर रहा है। और स्टूडेंट, यहां पे भी हम स्पेशली बात करेंगे रनिंग टाइम की। हमारा एल्गोरिदम मिनिमम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मिनिमम कितना टाइम लगा रहा है, ये उसका लोअर बाउंड है। और स्टूडेंट, हम जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम अपने एल्गोरिदम के रनिंग टाइम को ही देख रहे हैं। और उसमें हम देख रहे थे कि मैक्सिमम और मिनिमम हमारा कितना है। जैसे हमने बिग थीटा नोटेशन में देखा कि इसमें हम मैक्सिमम अपर बाउंड में भी देखते हैं और मिनिमम अपर बाउंड में, लोअर बाउंड में भी उसको देखते हैं। और इसी तरह हमने बेगो नोटेशन में देखा कि स्पेशली बेगो नोटेशन में हम मैक्सिमम यानी अपर बाउंड को हम सामने रखते हैं। उसमें लोअर बाउंड को भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम अपर बाउंड की बात करते हैं। तो तीसरी जो चीज हमारे सामने है स्टूडेंट्स, वो है बिग ओमेगा नोटेशन। स्टूडेंट्स, बिग ओमेगा नोटेशन को हम स्पेशली इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने एल्गोरिदम के लोअर बाउंड के हिसाब से उसको कंप्यूट करना चाहते हैं। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम मिनिमम कितना टाइम लगाएगा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। जब यही हम मिनिमम टाइम काउंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बिग ओमेगा नोटेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। आइए स्टूडेंट, इसको भी जरा ग्राफिकली भी देखेंगे। इस पैराग्राफ के जरा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, हमें इसको समझना जरूरी समझे। सिमिलर टू बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा फंक्शन is used to compute science to describe the performance or complexity of an algorithm. स्टूडेंट, ये कम्प्लेक्सिटी क्या चीज है? दो तरह की कम्प्लेक्सिटी हमारे सामने आती रहेगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्टूडेंट, हमारा फोकस अभी तक जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा टाइम के ऊपर चल रहा है। हम एक्चुअली फोकस हैं टाइम के ऊपर। ज्यादा कितना टाइम लग रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। मिनिमम कितना लग रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी। हम टाइम में ही उलझे हुए हैं और टाइम पे ही काम कर रहे हैं, और यही जो चीज हम कंप्यूट कर रहे हैं, यही चीज हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। अब आपके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस में, अच्छा परफॉर्मेंस, आपका एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है या आपका एल्गोरिदम अच्छा काम नहीं कर रहा, ये उसकी परफॉर्मेंस है।
अब इसी परफॉर्मेंस से ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगा सकते हैं, और यही पता लगाने के लिए हम यहां बिग ओमेगा नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। इफ अ फंक्शन रनिंग टाइम इज बिग ओमेगा ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एन, स्टूडेंट इसको हम पढ़ेंगे बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन, यानी बिग ओमेगा का फंक्शन है और उसके अंदर एफ ऑफ एन को कंप्यूट किया जा रहा है। स्टूडेंट एफ ऑफ एन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगेन मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। एफ ऑफ एन आपको याद होगा, हमने इसको नाम दिया था रेट ऑफ ग्रोथ, यानी हमारा जो एल्गोरिदम का रनिंग टाइम बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये किस रेट से बढ़ता जा रहा है, इस रेट ऑफ ग्रोथ को हमने नाम दिया था फंक्शन का। तो ये फंक्शन एफ फंक्शन है और उसके अंदर एन जो है ये हमारी साइज ऑफ इनपुट है, यानी हम अगर इनपुट ज्यादा देंगे टाइम ज्यादा लगेगा, इनपुट कम देंगे टाइम कम लगेगा। जरूरी नहीं है, ये हमारी टेक्निक पे भी डिपेंड करता है, और ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आपको जल्दी कोई एलिमेंट मिल जाता है, जैसे हम कोई नंबर फाइंड कर रहे हैं, या आपको कहीं बड़ी देर से जाके मिलता है, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल है। बहरहाल ये एन जो है ये हमारी नंबर ऑफ इनपुट है, यानी इनपुट से ही हम रेट ऑफ ग्रोथ का पता लगा रहे हैं, और स्टूडेंट ये रेट ऑफ ग्रोथ ही हमारा रनिंग टाइम है। तो क्या साबित हुआ कि ये जो बिग ऑफ एफ ऑफ एन है ये हमें फाइंड करके दे रहा है हमारा रनिंग टाइम जो किसी एल्गोरिदम से रिलेटेड है। दोबारा पढ़ता हूं मैं इसको। इफ अ रनिंग टाइम इज बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन देन फॉर लार्ज इनफ एन, लेकिन अगर आपकी बड़ी इनपुट साइज होगा द रनिंग टाइम इज एट लीस्ट के एफ ऑफ एन। स्टूडेंट के एफ ऑफ एन का मतलब क्या है, या हम इसको सिंपली ये समझ लें के हमारा कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है, और ये वही कांस्टेंट है जो हमारा लोअर बाउंड को शो कर रहा है। हम जब मिनिमम कम से कम टाइम जो हमारे सामने आएगा, हमारे एल्गोरिदम की रनिंग टाइम जो कम से कम हमारे सामने आएगा वो हमारा कांस्टेंट है, और यहां हम उसको के के नाम से उसको मेंशन कर रहे हैं। तो आप चाहे जितनी बड़ी इनपुट दे दें, एट लीस्ट कम से कम, और मैंने आपको शुरू में बताया कि हम बिग ओमेगा नोटेशन से लोअर बाउंड को फाइंड कर रहे हैं, और कम से कम जो मिनिमम हमारे पास है वो हमारे पास कांस्टेंट के है, और कांस्टेंट डॉट के का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रनिंग टाइम है वो कांस्टेंट के पे ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, कांस्टेंट के पे ही रहेगा, और कांस्टेंट के ही हमारा लोअर बाउंड है। तो साबित क्या हुआ स्टूडेंट्स, साबित ये हुआ कि ये जो रनिंग टाइम है एफ ऑफ एन, ये जो हमारा रनिंग टाइम है ये कहां तक रहेगा, के तक रहेगा, और ये के जो है ये हमारा लोअर बाउंड मिनिमम टाइम है जो एल्गोरिदम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में लगा रहा है। Big omega notation, on the other hand, is used to describe the best case running time for a given algorithm. स्टूडेंट्स ये भी बात समझने की है, और इस पे पहले भी बात हो चुकी है। ये बड़े अहम कंसेप्ट हैं स्टूडेंट्स, जेन में रखिएगा, भूलना नहीं, मसाइल पैदा होंगे लाजमी अगर जेन में ये बातें नहीं रहेंगी, समझ ही नहीं आनी। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस,
बेस्ट केस किसको यूज करें? जब कम से कम टाइम लग रहा है, ये एल्गोरिदम का बेस्ट केस है। जब थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, ये एवरेज केस है। और जब बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, ये वर्स्ट केस है। अब हम ये देख चुके हैं कि जो बिग ओमेगा नोटेशन है, ये हमारी जो लोअर बाउंड है, जो मिनिमम रनिंग टाइम है एल्गोरिदम का, उसको देखने के लिए, उसको कंप्यूट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको एल्गोरिदम का बेस्ट केस दे रहा है। और बेस्ट केस किसको शो कर रहा है? जो हमारा कम से कम टाइम लग रहा है एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। होपफुली स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ आई होगी। यहाँ पे इस ग्राफिक के जरिए से आप इसको देखें तो बेहतर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आप इसी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। ये वो हमारा कांस्टेंट है कि जिसको हमने नाम दिया हुआ है। ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि ये लाइन हमारी कांस्टेंट के को शो कर रही है। ये हमारा कांस्टेंट के है। ये एफ ऑफ एन क्यों है, मैं इस पे बात कर चुका हूं। कांस्टेंट के पे रहें। और ये हमारी लोअर बाउंड है, यानी इससे नीचे आपकी एग्जीक्यूशन जा ही नहीं सकती। इससे नीचे आपकी एग्जीक्यूशन जा ही नहीं सकती। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आप देखें तो ये आपकी इनपुट है। ये आपकी इनपुट है। जब आपके एल्गोरिदम के पास आपका एल्गोरिदम रन हुआ तो आप इनपुट देते गए और उसका रनिंग टाइम बढ़ता गया। स्टूडेंट सॉरी, ये रनिंग टाइम है। अब रनिंग टाइम बढ़ता गया। ये सॉरी स्टूडेंट, ये रनिंग टाइम है, इनपुट नहीं है, ये रनिंग टाइम है। इनपुट इसको शो करे। ये आपका रनिंग टाइम है जो आपका बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। लेकिन आप साथ ये देख रहे हैं कि ये जो आपका रनिंग टाइम है, ये आपकी इस लोअर बाउंड से नीचे नहीं जा रहा और कभी भी नहीं जाएगा। तो आपका जो एल्गोरिदम है, उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, उसका जो रनिंग टाइम है, उसमें हम लोअर बाउंड को शो करने के लिए हम बिग ओमेगा नोटेशन को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट बिग नोटेशन इंशाल्लाह आगे आ रही है। आज के कल के लेक्चर में तो हम इंशाल्लाह मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बात करनी है और आपको बेहतर और समझ आती जाएगी और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। लेकिन फिर भी ये बेसिक चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है कि हम असल कहाँ पे फोकस हैं, हम हमारी डिस्कशन का मकसद क्या है, हम असल क्या कहना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटिंग में, स्पेशली प्रोग्रामिंग में, स्पेशली एल्गोरिथम्स में, रिकर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके जरिए से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, मसाइल को हल किया जाता है। ये एक्चुअली क्या है, आज का लेक्चर हमारा सारा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे फोकस रहेगा और बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह मिलेगी। गौर से सुनिए। रिकर्जन, अगर कोई फंक्शन, यहां पे मैं फंक्शन की बात करूंगा, अगर कोई फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, इस अमल को हम रिकर्जन का नाम देते हैं। अगेन, अगर कोई फंक्शन अपने आप को किसी और को नहीं, अपने आप को रिकर्सिवली बार बार कॉल कर रहा है, रिपीटेडली कॉल कर रहा है, ये रिकर्जन है। और इसमें स्टूडेंट्स दो बड़े अहम टर्म है और भी इसके कंसेप्ट है। एक तो इसके पास कोई बेस लाइन होनी चाहिए, कोई बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए।
जिस तक उसने पहुंचना हो, और दूसरा जब इसकी रिकर्सिवली कॉलिंग हो रही है तो ये अपने आप को उस बेसिक क्राइटेरिया की तरफ लेके जा रहा हो। तो ऐसी टेक्निक को, ऐसे फीचर को हम रिकर्जन का नाम देते। स्टूडेंट, इनका एल्गोरिदम के साथ बड़ा अहम ताल्लुक है। आज हम एल्गोरिदम को भी देखेंगे, इसके कोड को भी देखेंगे, स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने शामिल किया है आपके आपको जरा बेहतर समझ आए। आइए जरा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पढ़ के देखते हैं। यही बात जो मैंने आपके सामने मेंशन की, रिकर्जन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग के जरिए से मसले को ही हल करते हैं। एंड इन सम केस अ प्रोग्रामिंग टेक्निक, या ये आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक है दैट हैज अ वेरी स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, जो इसके अंदर चीज शामिल है जो मैंने आपको बताया, इसकी बेसिक क्राइटेरिया और रिकर्सिव कॉल है, यही इसकी स्पेशल और एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। अभी अभी बात करेंगे हम इस पे, खुल के बात करेंगे इंशाल्लाह। इन रिकर्जन a function or method has the ability to of calling itself। वही बात आ गई स्टूडेंट कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है, या ऐसा फंक्शन या ऐसा मेथड जो जिसमें यह काबिलियत है कि वो अपने आप को कॉल करे, वो रिकर्सिव फंक्शन है। वहां पे रिकर्जन है किस लिए? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मसले को हल करने के लिए, जो अपने आप को कॉल करने की काबिलियत रखता हो। ऐसे मेथड को हम रिकर्सिव मेथड या फंक्शन का नाम देते हैं, और ये जो टेक्निक है ये हमारी रिकर्जन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिकर्जन इन्वॉल्व सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय टर्निंग इट इनटू स्मॉलर वेराइटीज ऑफ इटसेल्फ। स्टूडेंट, ये कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, यकीनन इंपॉर्टेंट है, समझ आएगी, कोशिश करेंगे। यहां वो ये कह रहा है कि जो रिकर्जन का प्रोसेस है इसमें हम प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है वो छोटी से छोटी वैरायटीज की तरफ जा रहा है। अगेन, हम रिकर्जन के जरिए से प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो आपका रिकर्सिव फंक्शन है, जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, वो कम से कम शेप की तरफ जा रहा है। अभी अगली स्लाइड पे इंशाल्लाह मैं इस कंसेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। आप सिंपली ये ज़हन में रखें कि आपका जो फंक्शन रिकर्सिव है, रिकर्जन में आ रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है, अपने आप को तो कॉल कर रहा है, मसले को भी सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो कम से कम अपनी फॉर्म की तरफ जा रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स की तरफ जा रहा है। अभी हम इसकी पर बात करते हैं इंशाल्लाह। द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ could happen directly as well as indirect। स्टूडेंट, ये रिकर्जन कॉलिंग है, आपकी जो रिकर्जन है, ये जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, ये डायरेक्ट भी कॉल कर सकता है और इनडायरेक्ट भी कॉल कर सकता है। दोनों सूरतों में ये कॉल हो जाता है। आइए जरा इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात कर लें, और अब मेरे सामने आप मैथमेटिकल नोटेशंस भी आती जाएंगी, इनको समझना बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि रिकर्जन में एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसमें एक बेसिक क्राइटेरिया है, और दूसरा वो कोई प्रोग्रेसिवली काम कर रहा है और वो अपनी बेस क्राइटेरिया की तरफ जा रहा है। ये दो प्रॉपर्टीज इस रिकर्जन के अंदर शामिल। बेस क्राइटेरिया, there must be at least one base criteria or a condition such that when this condition is met, the function stop calling itself recursively।
आपकी रिकर्जन में जहां पे आपने रिकर्सिव प्रोग्रामिंग की हुई है, रिकर्जन आपने की है, अपने इस फीचर को यूज किया अपनी प्रोग्रामिंग में, वहां उस रिकर्जन के अंदर कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, कोई ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, जब वो क्राइटेरिया ट्रू हो जाए, जब वो कंडीशन मैच कर जाए, तो आपका जो फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है वो काम करना बंद कर दे, अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करना बंद कर दे। एक तो ये स्टूडेंट बेस क्राइटेरिया है, यानी ऐसी कंडीशन है रिकर्जन में, जब वो कंडीशन सही हो जाए तो आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है, मेथड है, वो आप अपने आप को जो कॉल कर रहा है रिकर्सिवली, वो बंद कर दे। नंबर 2, प्रोग्रेसिव अप्रोच। The recursive call should progress in such a way that each time a recursive call is made, it come closer to the base criteria. स्टूडेंट वही बात आ गई, प्रोग्रेसिव अप्रोच, एक काम बिल तरतीज होता जा रहा है, वो प्रोग्रेसिवली हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोग्रेसिवली काम हो रहा है और ये प्रोग्रेसिवली जो काम हो रहा है, ये रिकर्सिव कॉल है जो बार बार कॉल हो रही है और ये काम चल रहा है। अब ये जो कॉलिंग है, ये जो प्रोग्रेसिवली काम चल रहा है कॉलिंग का, ये चले तो सही, कंटिन्यूसली चले, लेकिन कहां तक चले, किस तरफ चले, बेस क्राइटेरिया की तरफ जाए, किसी और सिमत में ना जाए, क्योंकि आपके इस रिकर्जन ने बंद भी होना है। अगर ये बेस क्राइटेरिया की तरफ जाएगा तो ये बंद हो सके, आपकी रिकर्जन बंद होगी। अगर उस तरफ नहीं जाएगा तो ये रिकर्जन चलती रहेगी, आपका फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, आप इंफिनिटी में पड़ जाएंगे, आप उस कंडीशन से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दो चीजें आपकी रिकर्जन में लाजमी। आइए स्टूडेंट, हम चूंकि फोकस है रनिंग टाइम पे और हमारा फोकस रेट ऑफ ग्रोथ पे है, हमारा फोकस एग्जीक्यूशन टाइम पे है, हम एल्गोरिथम में फंसे हुए हैं, हम यहां इस हवाले से इसको देखते हैं। ये एफ ऑफ एन आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अब मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1 व्हेन एन इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट, जब और ये एन में भी आपको बता चुका हूं, ये आपकी इनपुट है, जब आप एक इनपुट दे रहे हैं तो आपका फंक्शन एक टाइम ही चलेगा, एक दफा ही चलेगा, ये आपका बेस क्राइटेरिया है। अगेन, जब आप इनपुट ही एक दे रहे हैं तो ये रिकर्जन एक दफा ही चलेगी डेफिनेटली। अब नंबर ही एक है, कॉल ही आप एक दफा कर रहे हैं तो उसने एक दफा ही चलना है, ये आपका बेस क्राइटेरिया है। नंबर 2, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1, ये दूसरी कंडीशन है कि आपका ये जो रनिंग टाइम है ये क्या है, एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1। अब अगर आप इसको गौर से देखें स्टूडेंट, अच्छा दूसरी बात ये कि ये किस सूरत में ये कंडीशन है, जब आपके पास एन 1 से बड़ा है। स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। काइंडली गौर से सुनिए, समझने की चीजें हैं। अगेन मुझे ये बार बार कहना पड़ता है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी अगर हमें भी समझ ना आई। एफ ऑफ एन, हम रनिंग टाइम को देख रहे हैं। अब ये रिकर्सिवली कॉल कब तक चलेगी, जब एन 1 से बड़ा होगा, फिर यहां पे रिकर्सिव आएगी। अगर तो एक ही आप इनपुट दे रहे हैं, वो एक ही दफा चलेगी, काम खत्म। अगर आपकी इनपुट एक से ज्यादा है तो फिर ये सिचुएशन आपकी पैदा होगी, और ये सिचुएशन क्या है, n प्लस एफ ऑफ n माइनस 1। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये एफ ऑफ एन एक फंक्शन है, डेफिनेटली फंक्शन है, ये आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहां कॉल हो रहा है और ये हमें बताएगा टोटल कितनी दफा कॉलिंग हुई।
ये कॉलिंग टोटल कितनी दफा कॉलिंग हुई ये बता रहा है, लेकिन यही फंक्शन हमने यहां पे भी कॉल कर लिया हुआ है। अब डेफिनेट यहां पे भी कॉल हुआ, यहां पे भी कॉल हो गया। रिकर्सिव, अच्छा ये रिकर्सिव क्या क्या बनती है। अब ये फंक्शन फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ, एन फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 था, ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, फिर इसने अपने आप को कॉल कर लिया। अच्छा पहली दफा जब कॉल हुआ तो उसने एन में से एक माइनस कर दिया, एन 4 हो गया। फिर दोबारा आया, दोबारा ये कॉल हुआ, फिर उसने एन में से माइनस किया, 3 हो गया एन। फिर कॉल हो गया, फिर उसने माइनस किया, एन 2 हो गया, फिर कॉल हो गया, फिर माइनस किया, 1 रह गया एन, फिर कॉल हुआ, और जब 1 रह गया कॉल हुआ उसके बाद बात खत्म। यानी हर कॉलिंग पे ये एन की वैल्यू एक माइनस होती जा रही है, और ये किस तरफ जा रही है, ये n इज इक्वल टू 1 की तरफ जा रही है। और हम ये बता चुके हैं कि जब n 1 हो तो उस वक्त ये फंक्शन सिर्फ एक दफा ही चले। तो यहां पे अगर हम 5 देते हैं n को, तो ये 5 दफा ये फंक्शन कॉल होगा और प्रोग्रेसिवली कॉल होता रहेगा, और किस तरफ जाएगा, ये n माइनस सॉरी n इज इक्वल टू 1 की तरफ ये सफर करेगा। तो स्टूडेंट हमें इससे जाहिर क्या हुआ, हमें इससे पता ये चला कि जो रिकर्जन है, ये जब फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, रिपीटेडली रिकर्सिवली बार बार अपने आप को कॉल करता जा रहा है और एक बेस क्राइटेरिया की तरफ सफर कर रहा है, तो ये चीज जो है ये हमारी रिकर्जन कहलाती है। आइए स्टूडेंट, हमें रिकर्जन की जरूरत क्यों पड़ती। हमारे पास एक हम एक काम को बार बार करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लूप लगा देते, उससे भी हमारा काम चल जाता है, तो वो रिपीटिशन है, तो ये हमें रिकर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, या इनमें फर्क क्या है। देखिए एक एक हमारे पास सिंपल अप्रोच है, हम कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, हमने एक फंक्शन चलाया, हमने 1 2 3 4 और n जो हमारी इनपुट है उस तक हमने नंबर्स को ऐड कर लिया। एक ये हमारे पास एडिंग अप्रोच है। दूसरी अप्रोच हमारे पास रिकर्सिव अप्रोच है, और रिकर्सिव अप्रोच आप देख रहे हैं कि n और n में से मसलन n आपके पास 5 है, तो एफ फंक्शन कॉल करेगा माइनस करके 4, इनको ऐड कर देगा, 5 और 4 को ऐड कर देगा, फिर ये कॉल करेगा, फिर 3 को n में ऐड कर देगा, फिर 2 करेगा, 2 को n में ऐड कर देगा, फिर 1 और 1 को ऐड कर देगा, और यहां पे स्टॉप कर जाएगा। तो यहां पे भी वही वही काम हो रहा है, उधर भी वही काम हो रहा है। अब हम जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं, जब इस क्राइटेरिया में पड़ जाते हैं, तो हमें क्या फायदा हुआ, हम क्यों इस टेक्निक को लेके बैठे हैं, हम इसके लिए क्यों इतना सर खपा रहे हैं, ये चीज हमें यहां से पता चलती है। दिस फिनोमिनन जो मैंने आपको भी समझाया, ये यहां ऊपर इसी चीज की बात, पहली अप्रोच आपकी ये, दूसरी ये है, और इसमें दिस फिनोमिना इज नेम्ड एज ए रिकर्जन, यानी जो दूसरा आपका फिनोमिना है इसको हम रिकर्जन का नाम देते हैं, एंड द फंक्शन कंटेनिंग रिकर्सिव इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, और ये जो फंक्शन है ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है। एट द एंड दिस इज अ ग्रेट टूल इन द हैंड ऑफ द प्रोग्रामर टू कोड सम प्रॉब्लम इन अ लॉट इजियर एंड एफिशिएंट वे। स्टूडेंट आपने फंक्शन को कॉल किया, उसी फंक्शन के अंदर उसी को आप कॉल कर लें, 2 कोड लिखने से हमारा काम हो जाता है। यही हमें इसका फायदा है, प्रोग्रामर वो फायदा है कि वो बड़े अच्छे अंदाज से इस रिकर्जन को कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारा फोकस एल्गोरिदम है। अब यहां हम
रिकर्सिव एल्गोरिदम की बात करेंगे, जरूरी है इसी पे हमने फोकस रहना है। यहाँ रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या कहता है, ये वही डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ कुछ चीजें समझने की। द रिकर्सिव एल्गोरिदम इज एल्गोरिदम विच कॉल इटसेल्फ, जो अपने आप को कॉल करता है विद स्मॉलर और सिंपलर इनपुट वैल्यू, स्मॉलर एंड सिंपल इनपुट वैल्यू, हम उसको छोटी वैल्यू देंगे और सादा सी वैल्यू देंगे, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देंगे, हम उसको एक छोटी सी, आपने देखा हर कॉल पे एक एक नंबर कम होता जा रहा है, हम उसको सादा सा काम करने के लिए दे रहे हैं और उसने करके दे दिया, फौरन करके दे दिया। बड़े काम पे हमने उसको लगाया ही नहीं, हमने कहा एक एक मैनेज करते जाओ और ऐड करते जाओ, उसने फौरन करके दे दिया हमें। सिंपलर वैल्यू हमने उसको देनी है, स्मॉलर वैल्यू देनी है, उसको वैल्यू देनी है, इनपुट के तौर पे हमने उसको देनी है। विच ऑब्टेन्स द रिजल्ट फ्रॉम द करंट इनपुट, और जो हमने उसको इनपुट दी है उससे उसने रिजल्ट निकालना है बाय अप्लाइंग सम ऑपरेशन, जिस कुछ ऑपरेशंस करते हुए जो हमने उसको इनपुट दी है, एल्गोरिथम उस पे ऑपरेशन करेगा और उन ऑपरेशंस के बाद वो हमें आउटपुट देगा। स्टूडेंट यही इस एल्गोरिथम का काम, यानी हम उसको स्मॉलर और सिंपलर वैल्यू देंगे, उनके ऊपर वो ऑपरेशन करेगा और हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। आइए जरा इस एल्गोरिथम पे भी बात हो जाए। स्टूडेंट आपके सामने ये एल्गोरिथम है और ये इसको फिल वक्त, सॉरी, इसको फिल वक्त इस चीज को मैं नोटेशन ही कह दूं,